चांस तो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई आपके ऊपर कोई गोलाबारी बम वगैरह फेंक रहा है फिर आपने करा। टेक्नोलॉजी लगती है वो है सेमीकंडक्टर। चाइना में भी कुछ बनता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान और मेरे साथ मौजूद हैं हम हैं तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम, हम हैं तबस्सुम। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। गपशप। आपको नाम याद करवा रही हैं, आप याद कर लें, भूलना नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है खान सर पॉडकास्ट पार्ट 2 करते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना पाकिस्तान। इसमें इस पार्ट में देखो किसका जिक्र होता है, क्या होता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अमेरिका के सामने हम क्या लैक करते हैं? अमेरिका के पास क्या है, बिजनेस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर का पूरा माहौल है वहाँ पर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से सपोर्टिव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में क्या है कि एक मेजॉरिटी पब्लिक को ध्यान दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही वो लोग कभी इशू बने रहते हैं कभी किसी इलेक्शन का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सरकारी नौकरी ख़त्म करेंगे, लोगों ने इसको सपोर्ट में वोट दे के जिताया। हमारे यहाँ कोई बोल दे गवर्नमेंट नौकरी ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट में पहले वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है, तो उसका पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे। आप उसका पैर भी ठीक नहीं किए, कहेंगे तेरा बैसाखी छीन लेंगे, तो मारेगा ही ना वो। अभी आपने वो पढ़ा, टैरिफ लगा दिया है। हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने। हाँ। 26% हम लोग लगाया। चाइना में भी तो और बेहतर लगाया उसने। हाँ, हमने 52 लगाया, उसने सब जो जितना लगाया ना उसका हाफ करके लगाया। रेसिप्रोकल उसने बोला ही है। तो ये अच्छा है गंदा है? ये अब ये उसके देश के हिसाब से है। हर देश को अपना हिसाब से राइट है करने का। तो जब टैरिफ बढ़ाते घटाते हैं, तो कभी इम्पोर्ट पे फायदा होता है, तो एक्सपोर्ट पे तो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया का है तो इंडिया में भी भाई हर देश के साथ अलग अलग टैरिफ है। इंडिया को तो चाइना पे और लगाना चाहिए। हम लोग का ट्रेड बैलेंस बहुत खराब है चाइना के से, बहुत डूब रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही तो कहते हैं कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हैं हम लोग चाइना से, नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है, और बहुत बिजनेसेस है इंडिया में जो चाइना की वजह से चल रहे हैं और यहाँ पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो चाइना से जो चीज़ें चाइना में मिलती है ना, एग्जैक्ट वही चीज़ें वियतनाम में भी मिलती है, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे, सब कुछ सेम पे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिया वियतनाम से प्रीफर करे। एटलीस्ट वियतनाम चाइना का दुश्मन है, उसी को मजबूत कर दे। नहीं यार, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वियतनाम में इस लेवल की, जो कुछ भी मटेरियल बुलवाना हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे चाइना को अगर हम लोग रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाए, तो कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, बट क्या है ना कि हमने ऑप्शन ही नहीं दिया किसी को। जब आप ऑप्शन नहीं देंगे तो अपडेट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगी। किसी होटल में कस्टमर ही कम आएंगे तो कितनी वेराइटीज रखेगा। तो कस्टमर पहले, अब वो तो चिकन और एग वाली मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो थोड़ा हम लोग को उधर जाना चाहिए उस एरिया में। बट चाइना का कुछ जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी है। बट चाइना का और अमेरिका का अभी क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है, देखा? हाँ, दोनों अपने अपने, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, इसका कहना है हम बनेंगे, तो टसल है भयंकर। और अभी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया, चाइना ने उतना ही वापस लगा दिया, वो देखा? वो चाइना का ये चीज बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे आप उसको कुछ भी कीजिएगा, वो दबाव देगा। वो देश, उसके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके यहाँ देश है। वो तुरंत लगा देगा। हम लोग नहीं लगा सकते, मजबूरी भी है। हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसके दम पे कूदिएगा? ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना इकोनॉमी है उस हिसाब से। क्योंकि अमेरिका को, केवल अमेरिका पावरफुल नहीं ना, हर जगह पावर रखता है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक देगा, हमारे लोन रोक देगा, IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, यूरोपीय यूनियन से दबाव बनवा देगा। कुछ नासा और इसरो के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको रुकवा देगा, डिले करा देगा। हर जगह UN में 4-5 मुद्दा फंसा देगा। कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका को उठा के पाकिस्तान को एक लेटेस्ट हथियार देगा, ले तुम F-18 ले। तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना और जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है? उसको अपने क्लोज इकोनॉमी, उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8, शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए। उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इस तो पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि
नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा है तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। तो हर बड़े देश यही करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को कह गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास है, मार दे, क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा? अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज्यादा हथियार देने लगेगा। चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड तो हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं। ताइवान को लेके उनके बीच में गर्मागर्मी हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता, क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो। उसी समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रसिया में परमाणु युद्ध आज हो जाएगा कि शाम में होगा कि सुबह होगा, कुछ नहीं पता। मार दिया 62 में, आ जाओ यहाँ पे। अमेरिका करा, हमको क्या पता भाई, रसिया करा हमको। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब टाइम आएगा तो चाइना और अमेरिका और रसिया एकदम आमने सामने होंगे। उसी समय ताइवान को लेके चला जाएगा और रसिया भी कहेगा लेके जा, इधर लेके जा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइवर्जन अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पक्का करेगा वहाँ। अब इसीलिए चाइना को देखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है ताइवान में। वो पाथ तलाश रहा है कि कहाँ से एंट्री करेंगे, क्या करेंगे। वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल। और किसी दिन ड्रिल के नाम पे अनाउंस करेगा, दिस इज नॉट ड्रिल, नाउ दिस इज आवर। वो ले लेगा ताइवान, दब लेगा। लेकिन जिस समय रसिया अमेरिका बिजी रहेंगे, वो ताइवान की ओर जाएगा। बट अगर हम मैप में देखेंगे तो ताइवान एकदम फार ईस्ट है, तो इसे अपनी हैवी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी को ताइवान की ओर ढकेलना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही टाइम होगा हम लोग कश्मीर के लिए अक्साई चीन पे चढ़ जाए। पर हम थोड़ी करेंगे, अब ये तो मोदी जी बताएंगे। पर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही खराबी लगती है। आपके पास है, वहां पे हमारी सेना लड़ सकती है। पर इंडिया आगे बढ़ के कभी भी ना लेता है, ना अटैक करता है, कुछ नहीं करता। हमारी फिलॉसफी नहीं है। 70 साल से देख लो आप, कुछ भी नहीं। हमारी ये फिलॉसफी मानते ही नहीं हमें। फिलॉसफी चेंज करने की जरूरत है। पब्लिक जब प्रेशर लगाएगी तो पब्लिक को ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। वो सब लोग को अपनी हमारा जात ठीक है, हमारा धर्म ठीक है, हमारी राजनीतिक पार्टी ठीक है, माइंडसेट बहुत ख़राब होता है। नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। तो यही मौका है, नहीं तो चुपचाप देखेंगे ताइवान ले लिया, कि ताइवान ले लेगा उसके बाद चाइना फिर नहीं रुकेगा। ताइवान लेने के बाद तो खत्म, बेलगाम घोड़ा। क्योंकि वो सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन शील्ड उसको रोक के रखा है। और दूसरा उसके बाद क्या है ना कि इसका इंटरनल इशू खत्म हो जाएगा चाइना का। ताइवान लेने के बाद इंटरनल खत्म हो जाएगा। फिर वो केवल और केवल फोकस्ड हो जाएगा एक्सटर्नल पे। और कुछ भी कर ले चाइना, अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए एटॉमिक वार नहीं ना करेगा। और चाइना का तो कोई लिमिट नहीं है, उसको तो हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए, वहां पे ले ही जाएगा वहां पे। तो ये फ्यूचर आपको लगता है कि होना ही? हाँ, बस हम लोग बस ये देखना यूरोप कितना अनस्टेबल रहता है। इस बीच में ये फिलिस्तीन और गाजा वाला ना उठ गया, वरना यूक्रेन और रशिया ज्यादा उलझे रहता तो निपटा देता इधर ही। यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है, उसमें आपको लगता है कि इंडिया ने चुप रह के रशिया का साथ दिया? तो हम खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? क्या किया हमारे लिए? बिना मतलब का आएंगे साथ, कुछ नहीं। सूरजमुखी का फूल भेज दिए, 2-4 को रिफाइन तेल भेज दिए तो हम आपका साथ दे देंगे। रखे रहो अपन रिफाइन तेल, हम ब्राजील से मंगा लेंगे। यहाँ फूल के बोलते हैं रसिया का साथ दिए हैं। रसिया ने भी हमारा साथ दिया है, चाहे यूएन में वीटो का मामला हो। इसमें खूल छुपा के कौन सा बात करना। अब हम लोग कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थोड़े बैठे हैं कि लोग हमसे पूछेगा हाँ साथ दिए हैं। अमेरिका खुल के कहता है ना कि वो इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका खुल के कहता है कि वो यूक्रेन का साथ दिया है। हम क्यों मोए मोए करें? हम भी दिए हैं, बट बोलते नहीं ना, हम खुल के नहीं बोलते हैं। हमारी कुछ मजबूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है सब।
और उधर अमेरिका है, पूरा वर्ल्ड एक साइड से हो गए हैं सब यहाँ, और हम लोग थोड़ा सा इसमें। आपको लगता है यूक्रेन और रशिया में कौन सही है? रसिया। क्यों? आप मेरे दुश्मन को मेरे सिधाने ले आके बैठाइएगा, हम क्या करेंगे? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की कोई भी कंट्री रहेगी वहां नाटो की आर्मी की पूरी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी। अब बैठा के वहां ले आएंगे रसिया को, भाई तुम्हें डेवलप करना है करो। यूरोपीय यूनियन में गया, कहाँ इसने अटैक किया है? बिना मतलब का उसको कहाँ से जाएगा? और नाटो का मतलब क्या बनता है आज के डेट में, जब वर्ल्ड यूएनओ हाई है, यूएनओ कहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे। ये 32 कंट्री मिलके कहते हैं अगर हमारे पे किसी ने मारा हम सबको मिलके मारेंगे। क्या मतलब बनता है? नाटो का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। फिर 32 कंट्री अब हेल्प क्यों नहीं कर रही है जब ये हो रहा है? तो मारे हुआ पुतिन बैठा हुआ है, उसको क्या जाता है? वो तो नॉर्थ कोरिया से बुलाया है सैनिक को जानबूझ के यूक्रेन में घुसाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास एक बहाना मिल जाएगा कि किसी दिन अगर इसके 2-4 सैनिक मारे गए तो कह देगा हमारे सैनिक मारे गए, यानी हमारे देश पे आया हुआ है, हमारे पास परमाणु बम खाली है। वो जानबूझ के लाया ना कि उसके पास एक और फ्रंट खुला रहे। और जब से ट्रम्प आए हैं तब से तो यूक्रेन और कमजोर हो गया। क्यों? वो तो जो वीडियो आया उसमें भी उसने क्लियर ही कर दिया दुनिया में, जबकि अमेरिका तो साथ दे रहा था यूक्रेन का। बिल्कुल, वो तो सब यूरोप वाला सब साथ ही दे रहे थे सब। तो अब क्या? अब समेट लेगा डोनबास को और ये वाला रीजन को। उसने पहले फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कराएगा, उसके बाद से फिर करा देगा कि भाई मेरी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, हम यूक्रेन से टूट तो गए हैं लेकिन फिर हम रसिया में मर्जर चाहते हैं। रसिया में मर्जर हो जाएगा, जैसे क्रीमिया हुआ वैसे डोनबास हो गया, डोनेस्क हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा। और उस एरिया में रसिया ने जितने भी फाइनेंशियल लॉसेज हुए, जितना उसका पैसा खर्च हुआ है, उस एरिया में इतने मिनरल्स हैं, उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी। मतलब फ्यूचर तो अब यही है, यूक्रेन गया। दूसरा एक और रीजन समझिए, पुतिन इतने दिन से राष्ट्रपति है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उस समय राष्ट्रपति तब इंडिया की तरह रसिया का होता था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा। तो पुतिन 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे। बट रसिया का एक रूल है कि 10 साल से ज्यादा आप 2 टर्म से ज्यादा पूरा नहीं कर सकते। तो उसका जब 10 साल कंप्लीट होने वाला ना, तो उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कोई पावर नहीं रहेगा, अब सारा पावर राष्ट्रपति के पास रहेगा। और खुद राष्ट्रपति बन गया। वीडियो गेम खेल रहा है। अब 10 साल उसका पूरा हो गया 2022 में। अब क्या करे भाई, यहाँ तो 2 टर्म से। तो स्पेशल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2036 तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, 2002 में हुआ था कि लोकसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो उसने कहा कि 2036 तक मतलब अभी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब इंटरनल बगावत होने लगा। तो जब इंटरनल बगावत होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कोई वार कर दो। ऐसे ही माओ के टाइम पे हुआ था 1960 में चाइना में मार दी, इंडिया में लड़ गए यहाँ पे। ऑब्वियस बात है, अभी आज चाहे महंगाई जितनी भी हो, चाहे जो भी हो, हमें अपने प्रधानमंत्री से या एट ए टाइम के प्रधानमंत्री या पहले के कोई भी प्रधानमंत्री लाख शिकायत होगी, लेकिन जब वार के टाइम पे तो हम सब एक हैं। कारगिल के टाइम पे कोई ये कह सकता है क्या कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थे, भले उन्हें वोट न दिया हो। तो पुतिन के लिए युद्ध लंबा खींचना अपने विरोधियों को निपटाने का एक अच्छा रास्ता। निपटा दिया अंदर। वो क्या नाम थे उनको, वैगनार ग्रुप के थे, प्रेगोजिन की क्या नाम था, उनको जहाज से उड़वा दिया, जा रहे थे बेलारूस। तो रसिया का एक अलग है, वो लड़ाई को केवल ये नहीं देखिए वहाँ पे, वो चाहे तो खत्म करके आज ही ले सकता है, लेकिन लंबा कर रहा है, खुश रहा है उसको, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका विश्वास, उसकी नेशनलिटी बढ़ रही है कि ये रशियंस के साथ है। रसिया को यही बचा रहा है, वो दुनिया को अपने यहाँ दिखा रहा है रसियन भाषा में बोल के। उसकी न्यूज़ तो चल रही है ना कि आज अगर पुतिन नहीं होता तो पूरी दुनिया रसिया को समेट चुकी होती, ना नाटो कहाँ तक चला गया रहता। दिखाएगा वहां पर कि ना क्रेमलिन बचा होता, ना मॉस्को बचता, ना पीटर्सबर्ग बचता, ना व्लादिवोस्टोक, सब यूरोप वाले कब्जा कर लेते। तो लोगों का रहता यही रहेगा, पुतिन ही रहेगा, 2036 नहीं जी 50 तक रहेगा। वॉर गलत है ना, लोग मरते हैं। वॉर गलत रहता ना, बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते। कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। आप 32 देशों के ग्रुप जिसमें एटॉमिक पावर 3 के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, अमेरिका के पास है, पावर में सबसे ज्यादा, लॉबी सबसे ज्यादा, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा, हथियार सबसे ज्यादा, यूएन में पहुंच सबसे ज्यादा, इसके बावजूद ही 32 मिल के एक साथ रहेंगे और कहेंगे कि हमें कोई मारेगा, हम 32 मिल के मारेंगे। सद्दाम हुसैन को पूरा उड़ा दिया, सब लीबिया को पूरा उड़ा दिया, यमन को पूरा उड़ा दिया, सीरिया को पूरा उड़ा दिया। हमारे पास ये जितने देशों को उड़ाया, कम से कम 2 से 3 लाख इंडियंस वहां काम करते थे। हमें क्या मिला? कुछ नहीं।
बीच मझधार में छोड़ के अफगानिस्तान को चला गया। अफगानिस्तान में हम लोग के करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, सब फंस के रह गए। तो क्या मतलब बनता है आज के डेट में नाटो का? हिम्मत नहीं है किसी देश के पास ये कहने की कि नाटो गलत है, वो अलग बात है, बट गलत तो है ना। पर उनका मेन आइडिया तो ये है ना कि कोई भी एक दूसरा पावरफुल देश हम छोटे छोटे देशों को अलग तरीके से खत्म ना करे, इसलिए हम सब साथ में जुड़ के रहेंगे, क्योंकि हम सब बहुत पास पास में बहुत छोटे छोटे देश हैं। कौन? यूरोप वाले कहते हैं ऐसा? हाँ, तो मेन मतलब तो इसीलिए तो स्टार्ट हुआ था ना नेटो, कि नाटो एक छोटा देश सारे नाटो हुआ था सब किसको मिलके कंट्रोल करने के लिए? उस समय रसिया बेलगाम था, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर इधर रसिया था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा था, बड़ा तो था, ये था छोटे तो छोटे जब थे, ये तो खत्म हो गए, जब आप कहें कि भाई हमको रसिया से डर है इसलिए हम ग्रुप बना रहे हैं, रसिया टूट गया, अब ये रहा, बड़े देश तो फिर इसे भी खत्म करो भैया। तो फिर तो वही बात हुआ, इसके डर से आप बनाए और आप खुद बने गए, तो आपके डर से भी तो कोई और बनाना चाहिए। फिर चाइना बना लिया तो क्या गलत किया? चाइना बना ले, नॉर्थ कोरिया बना ले, इराक बना ले, ईरान बना ले, तालिबान मिल के बना ले सब, कि हम पांचों पे कोई मारेगा तो हम मार देंगे परमाणु बम। उधर चाइना संशोधन कर दे कि हमारा ईरान एलआई है, हमारा नॉर्थ कोरिया एलआई है, तालिबान हमारा एलआई है, गाजा हमारा एलआई है, किसी पे अगर होगा तो हम अपने एटॉमिक पावर का यूज कर सकते हैं, तो हो गया काम खत्म। तो ये देखिए थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज से होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक कहावत का एक विद्वान ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही मचाएगा सब कि हम लोग स्टोन होज में चले जाएंगे। लगता है वॉर होगा कि होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे जनाब। अच्छा, ये जो वीडियो है मुझे लग रहा है कि जितनी हमने अभी तक देखी, तो ये टोटल वर्ल्ड अफेयर पे, इंटरनेशनल रिलेशन पे, दुनिया कैसे चल रही है, कंट्रीज़ कैसे चल रहे हैं, उनका निज़ाम कैसे होता है, उस पर मेरे ख्याल में पूरी पॉडकास्ट है। एजुकेशन पे शायद नहीं है, वैसे ये टीचर है, हाँ ये वैसे टीचर हैं, वो सब कुछ पढ़ाते हैं, वर्ल्ड रिलेशन भी पढ़ाते हैं। अच्छा, चाइना को चाहिए ताइवान को सपोर्ट करना है अमेरिका ने। ताइवान दुनिया का एक ऐसा ख़ास कंट्री है, वो ऐसी चीज़ बनाता है जो दुनिया में बहुत ही कम बनती है। यानी ताइवान एक ऐसी चीज़ बनाता है जो दुनिया में शायद ही कोई और कंट्री बनाता हो, और उस चिप को बनाने में बहुत टेक्नोलॉजी लगती है, वो है सेमीकंडक्टर। चाइना में भी कुछ बनता है, लेकिन ताइवान उसका गढ़ है, और किसी ज़माने में ताइवान और चाइना एक थे, लेकिन अब ये अलग कंट्री है ताइवान, और चाइना का क्लेम है कि ये मैं ही हूँ, ये मेरा ही हिस्सा है, तो कभी भी मैं इसको हथिया लूँगा। लेकिन अमेरिका चाइना को इतना सुपर पावर नहीं होने देगा, कि चाइना तो वैसे ही हर चीज़ में कंट्रोल कर चुका है, टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर ताइवान पे भी वो आ गया तो वो सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास चली जाएगी। सेमीकंडक्टर क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में एक चिप लगती है, उसका समझो वो दिल होती है, उसके बगैर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं बनता। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, कुछ भी सोच लो आप, कुछ भी तस्वुर कर लो, उसके अंदर वो चिप लगती है, और उस चिप का नाम है सेमीकंडक्टर, और उसको कहते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल। वो है तो समझो वो डिवाइस है, वो बनती है कहाँ? ताइवान में। तो इस वजह से चाइना ने उस पर कंट्रोल करना चाहता है। अच्छा, पुतिन के हवाले से भी पता चला कि पुतिन ने भी जंग को लाजमी खींचना है ताकि मैं रहूं। अच्छा, आवाम को कैसे अपने साथ जोड़ता है कोई प्राइम मिनिस्टर या सदर? कैसे जोड़ता है? कोई ना कोई किसी न किसी कंट्री से जानबूझ के मामलात रखता है। यानी हमारा, जैसे ये कह रहे हैं ना कि मतलब कि अगर किसी भी मुल्क से किसी से अच्छी फ्रेंडशिप है और किसी से नहीं भी है ना, तो उससे भी बना के रखिए कि वो जो है ना इकोनॉमिकली उनको उससे वहाँ से फ़ायदा होगा डेफिनेटली। अमेरिका ने अपने दुश्मनों के साथ दोस्ती रखी हुई है। अमेरिका की पॉलिसी है, जैसे चाइना के लिए इंडिया को सपोर्ट करता है। इंडिया मतलब रियल पॉलिटिक्स यही है। हाँ, मतलब इंडिया रियल को पॉलिटिक्स यही जब है। इंडिया को छेड़ना है या इंडिया को प्रेशर देना है तो पाकिस्तान को जहाज दे देगा, बम दे देगा, तो ये दे देगा, तो हाँ भाई इंडिया थोड़ा सा और मतलब है कि उसमें आएगा कि यार पाकिस्तान को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो। तो अमेरिका की सुपर पावर होने की वजह ही यही है कि अमेरिका यूँ समझ लो कि बहुत सारे कंट्रियों के साथ खेल रहा है। यानी बहुत सारे कंट्रियों के साथ यूँ समझ लो कि डबल पॉलिसियाँ भी रख रहा है, कि किसी के साथ एक वक्त में दोस्त है तो किसी के साथ एक वक्त में दुश्मन भी है। तो आपको कैसे लगे खान सर इनकी बातें? हाँ, बातें बहुत अच्छी हैं इनकी, नॉलेज नॉलेज है इनके में, नॉलेज वाली बातें करें जो इंसान समझ सके।
अच्छा समझ में आएंगी तो कहते बहुत हैं कि अच्छी जंग होंगी जब बातें। जंग लेकिन जब फिर भी होती देखें उन्होंने लास्ट जो सेंटेंस इस वीडियो में जो उन्होंने किया है अभी कि होने नहीं देंगे जंग, यानी कि होने अगर नहीं जंग चाहिए। होती होनी है तो नहीं आपको चाहिए, पता और है क्या। किसी भी मुल्क का नुकसान ही होगा, सबका सबका ही होगा ना नुकसान। सारे। तो असल हकीकत में इंसानियत क्या है कि नुकसान को बचाने के लिए जो डिसीजन लिए जाए ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। रियलिटी है किसी कि उस दो दुश्मन कंट्री है, अगर वहाँ के अवाम को नुकसान होता है तो वो भी अवाम है, वो भी अवाम है, वो भी और इंसान अगर है। हमारे अवाम को नुकसान होता है तो हम भी अवाम हैं। तो कोई भी एक अवाम है, उनकी जान की एक कीमत होनी चाहिए, उनकी जान की जो फर्स्ट अटैक करेगा, हाँ, सब अगर जो इंसान है, समझ हाँ, लेंगे। जो फर्स्ट अटैक करेगा तो वो जो है अपने अटैक से पहले ये देखे कि जो है ना कोई आपको पता है कि सेल्फ डिफेंस तो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई आपके ऊपर कोई गोलाबारी बम वगैरह फेंक रहा है फिर आपने करा तो वो आपको करना जायज़ है कि हाँ भाई अगर कोई भी नहीं है, सब अगर बातों से ही डिस्कशन करके मसले को संभाला जा सकता है तो फिर ये ज़्यादा बेहतर है कि मसलों को संभाला जाए बनिस्बत पहली इसके चीज़ कि ये वॉर है। हो। लेकिन वही वाली बात है कि पॉलिटिक्स अपने आप को अपने आवाम के अंदर हीरो बनाने के लिए ही कहीं ना कहीं कुछ ना ये कुछ चीज़ें ऐसा करते ये हैं। करना कर रहे हैं ये लोग, कि ये बात तो बढ़े। बहुत गलत है। हाँ। जैसे वो कह रहे हैं कि बात बढ़े। अगर थर्ड वॉर के बाद फोर्थ वॉर हुई तो उसमें जो है लाठियाँ मतलब कि इतना स्टोन एज की तरफ अभी भी रिसेंटली स्टोन एज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते चले जा रहे हैं। तो अभी जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी छिन जाएंगी, पता नहीं कितने ही बच्चे और कितनी ही लेडीज़ कितने ही जेंट जो है वो दुनिया से चले जाएंगे। आगे चल के पाकिस्तान के हवाले से भी बात होगी। तो पाकिस्तान की जो हम इंडिया के साथ मसले करते रहते हैं ना, अगर चाहे तो इंडिया के साथ हमारा मसला खत्म हो सकता है। हाँ। हमारे Friendship, हाँ। पॉलिटिक्स चाहेंगे नहीं, यानी यहाँ पर इंडिया के नाम पे अरे वोट बीच दिया में जाता है, तो ये सुना था कि भाई एक होने वाला है, नवाज ये शरीफ जाएगा, और ये हाँ, वो। नहीं, मैं सब बता रहा एक हूँ हो कि जाएंगे। सिर्फ यही वजह है कि अगर हम इंडिया के साथ एक होंगे तो फिर सिर्फ वोट कैसे लेंगे। हाँ। इंडिया के नाम पे, कश्मीर के नाम पे तो हमारे सियासतदान खेलते हैं। तो खैर दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।